हेलो गाइस, हम इग्नू की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी आपके क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। तो ये आपके हिंदी के क्वेश्चन आंसर करवा रही थी मैं, हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान, ठीक है। इसमें ये आपका कोड है BHDE 106, ठीक है। इसका तीसरा अध्याय चल रहा था। इसके तीसरे अध्याय जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसमें उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। बाकी के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए, वहां आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो नाम क्या है इसका तीसरे अध्याय का? भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है। ये हम भारतीय आर्य भाषाओं को कर रहे थे। इसके बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं। इग्नू के जितने भी अभी तक के पूछे गए क्वेश्चन हैं, पिछले 10 सालों से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम इन वीडियोस में आपको कवर कर देंगे। तो आप इन वीडियो को बस देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया था, ये सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होना था इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है इसमें? सेकंड क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए, ठीक है। संक्षिप्त टिप्पणी करने में फर्स्ट आपसे पूछा गया है कि आष्ट्रिक भाषा परिवार, ठीक है। तीसरा फर्स्ट आपसे इसमें आष्ट्रिक भाषा परिवार के बारे में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं आष्ट्रिक भाषा परिवार क्या है। ऑस्ट्रो एशियाटिक और मलय पॉलिनेशियन, ठीक है। यहाँ पे किसको बारे में बताया गया है? ऑस्ट्रो एशियाटिक। एक तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक आप ध्यान रखिएगा, और दूसरा है मलय पॉलिनेशियन, ठीक है। मलय पॉलिनेशियन दोनों को मिलाकर ऑस्ट्रिक नाम दिया गया है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर एक तो ऑस्ट्रो एशियाटिक और मलय पॉलिनेशियन को मिलाकर क्या बना है? ऑस्ट्रिक बना है, ठीक है। ये ऑस्ट्रिक नाम दिया गया है। नाम दिया गया है ऑस्ट्रो एशियाटिक में संक्षिप्त में ऑस्ट्रिक परिवार कहलाता है, ठीक है। जो ऑस्ट्रो एशियाटिक है ये संक्षिप्त में ऑस्ट्रिक परिवार कहलाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इस परिवार की 2 शाखाएं हैं, ठीक है। इस परिवार की आपको 2 शाखाएं बताई गई हैं। पहली शाखा आपको बताई गई है मान खमेर शाखा की भाषाएं बर्मा तथा हिंदी, ठीक है। इसको क्या बताया गया है? बर्मा और हिंदी। मान खमेर शाखा की भाषाएं बर्मा तथा हिंदी चीन के कुछ देशों में बोली जाती हैं। ये कहाँ बोली जाती हैं? ये चीन के कुछ देशों में बोली जाती हैं। भारत में इस शाखा की भाषाएं खासी और निकोबारी है, ठीक है। भारत में इस भाषा की जो शाखाएं हैं वो क्या है? खासी और निकोबारी है। खासी मेघालय की भाषा है, और आप ये ध्यान रखेंगे खासी कहाँ की भाषा है? खासी मेघालय की भाषा है। पहले यह विकसित भाषा नहीं थी, और जो खासी है ये पहले विकसित भाषा नहीं थी, लेकिन अब इसमें साहित्यिक रचना होने लगी है, ठीक है। खासी जो थी वो पहले विकसित नहीं थी, लेकिन अब इसमें साहित्यिक रचना होने लगी है। और खासी मलयालम की भाषा है। खासी रोमन में लिखी जाती है, ठीक है। खासी किसमें लिखी जाती है? रोमन में। और स्कूलों में मातृभाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, और खासी को वहाँ के स्कूलों में मातृभाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। दूसरी भाषा निकोबारी, और दूसरी भाषा क्या है? निकोबारी है। निकोबार द्वीप समूह में, ये निकोबार द्वीप समूह में बोली जाती है, ठीक है। ये भाषा कहाँ व्याप्त है? ये निकोबार द्वीप में व्याप्त है। निकोबार द्वीप में समूह में बोली जाती है। निकोबार के निवासी जनजातियां हैं, निकोबार के जो निवासी जनजातियां हैं, वहां के जो रहने वाले हैं, यह भाषा अधिक विकसित नहीं है। और ये भाषा भी क्या है? निकोबार भाषा भी ज्यादा विकसित नहीं है, ठीक है। दूसरी उपशाखा को मुंडा भाषाएं कहा जाता है, और दूसरी जो उपशाखा उसे क्या कहते हैं? उसे मुंडा भाषाएं कहते हैं। मुंडा भाषाएं बोलने वाले सिर्फ भारत में हैं, ठीक है। मुंडा भाषाएं बोलने वाले सिर्फ कहाँ पर हैं? भारत में हैं। संस्कृत में इन भाषाओं में बोलने वालों को निषाद की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। संस्कृत में इन भाषाओं में बोलने वालों को किसकी संज्ञा दी जाती है? निषाद की संज्ञा दी जाती है। और इनकी भाषा को क्या कहते हैं? इनकी भाषा कोल कहा जाता है। मुंडा भाषाओं का क्षेत्र प्रमुखतः बिहार का छोटा नागपुर
क्षेत्र है। ठीक है, जो मुंडा भाषाएं हैं इनका क्षेत्र कहाँ पर है? बिहार का छोटा नागपुर इसका क्षेत्र है। और मुंडा भाषाएं बोलने वाले बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों में फैले हुए हैं। ठीक है, जो मुंडा भाषा बोलने वाले हैं वो कहाँ हैं? बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैले हुए हैं मुंडा भाषा बोलने वाले लोग। भारतीय मुंडा भाषाओं में बिहार की संथाली, जो बिहार की संथाली भाषा मुख्य है। ठीक है, मुंडा भाषी जो भारत में जो मुंडा भाषाओं में जो संथाली है बिहार की, ये मुख्य है। ठीक है, तो भारतीय मुंडा भाषाओं में बिहार की संथाली भाषा मुख्य है। संथाली देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है, संथाली किस में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है। आधुनिक युग में इसमें साहित्यिक रचना भी होने लगी है। ठीक है, और आजकल इसमें साहित्य भी लिखे जाने लगे हैं। अन्य मुंडा भाषाएं है मुंडारी, जो दूसरी मुंडा भाषाएं हैं वो क्या है? दूसरी मुंडा भाषाओं में मुंडारी और कुरकू, सवर, शवर आदि हैं। ठीक है, कुल मिलाकर मुंडा भाषाएं अधिक विकसित नहीं हैं। कुल मिलाकर अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो मुंडा भाषाएं हैं वो ज्यादा विकसित नहीं हैं। चीनी तिब्बती भाषा परिवार, हम चीनी तिब्बती भाषा परिवार की बात कर लें तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार की 2 शाखाएं हैं। ठीक है, जो 3 चीनी तिब्बती भाषा परिवार हैं इनकी 2 शाखाएं, तिब्बत बर्मी, पहली क्या है? तिब्बत बर्मी और चीनी। ठीक है, तिब्बत बर्मी और चीनी इनकी 2 शाखाएं हैं। भारत में तिब्बती बर्मी वर्ग की भाषाएं बोली जाती हैं। जो भारत है, भारत में जो तिब्बती बर्मी वर्ग की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो भारत में तिब्बती बर्मी वर्ग की भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं का क्षेत्र तिब्बत और म्यांमार के बीच की पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, इन भाषाओं का जो क्षेत्र है, इन भाषाओं का क्षेत्र तिब्बत और म्यांमार के बीच की पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर आदि राज्य आते हैं। ठीक है, इन पहाड़ियों के बीच ये सारे राज्य आते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, मणिपुर आदि राज्य आते हैं। ठीक है, और इनमें इन भाषाओं के बोलने वाले लोगों की ज्यादातर जनजातियां हैं। ठीक है, ये इस तरह की जो भाषाएं ये बोलने वाले लोगों की ज्यादातर जनसंख्या जो है वो कहाँ पे? मणिपुर में है। ये 5वीं शताब्दी के से ही साहित्य रचना होती रही है, और इसमें 5वीं शताब्दी से ही साहित्य रचना होती रही। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला हो रहा है पीडीएफ, थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए इसे यहाँ पे 5वीं शताब्दी से ही साहित्य की रचना होती रही है। और मणिपुरी राज्य का उच्च स्तर तक अध्ययन हो, जो मणिपुरी है उसका काफी अच्छी तरह से अध्ययन किया गया है। नागालैंड में, अगर नागालैंड में आओ आगामी आदि है। ठीक है, नागालैंड में आओ आगामी आदि हैं। 6 मुख्य भाषाएं हैं, यहाँ की 6 मुख्य भाषाएं हैं। ठीक है, तो जिसकी 6 जो है जो इसकी मुख्य भाषाएं हैं, ये भाषी आपस में नागामीज नामक मिली जुली संपर्क भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं? ये भाषा भाषी आपस में नागामीज नामक मिली जुली संपर्क भाषाओं का प्रयोग करते हैं। कई नागा भाषाएं प्रथम स्तर की शिक्षा में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, कई सारी ऐसी भी नागा भाषाएं हैं जो पहले स्तर की शिक्षा में पढ़ाई भी जाती हैं। ये थोड़ा सा पोर्शन धुंधला हो रहा है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा, मैंने पढ़ा दिया है बोल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि ग्रियर्स तथा डॉक्टर सुनीति कुमारी, ठीक है, ग्रियर्स और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा प्रस्तुत भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जो गियर्सन है और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं, उन्होंने कुछ भाषाओं के बारे में बताया है, उनमें प्रकाश डालने को आपको कहा गया है। तो ये नाम याद रखिएगा। डॉक्टर गियर्सन ने भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण के आधार पर भारतीय भाषा सर्वेक्षण नामक विशाल कार्य किया है।
ठीक है। इन्होंने भारतीय भाषाओं पे काफी अच्छा वर्क किया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण के आधार पर भारतीय भाषा सर्वेक्षण नामक विशाल कार्य किया है। ग्रियर्स के अनुसार भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के 2 आयाम हैं, ठीक है। ग्रियर्स के अनुसार इनके जो भारतीय आर्य भाषा है इनके वर्गीकरण के 2 आयाम हैं। सबसे पहले इन्होंने इन भाषाओं को बाहरी, बीच की, भीतरी 3 उप शाखाओं में बांटा है। सबसे पहले इन्होंने इन भाषाओं को 3 शाखाओं में बांटा है, जो कैसे कौन कौन सी, बाहरी, बीची और भीतरी, ठीक है। बाहरी, बीच की और भीतरी हैं, इनको 3 शाखाओं में बांटा है। और फिर इन उप शाखाओं के भीतरी मिलती जुलती भाषाओं के समुदायों की चर्चा की है, ठीक है। फिर इनकी उपशाखाओं के बारे में, इनको जो मिलती जुलती भाषा है उन पर, इनके समुदाय पर इन्होंने चर्चा की है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्या है, बाहरी उपशाखा, ठीक है। बाहरी उपशाखा में क्या क्या आता है? बाहरी उपशाखा में प्रथम है उत्तरी पश्चिमी समुदाय, ठीक है। बाहरी उपभाषा में क्या है? उत्तरी पश्चिमी समुदाय, जिसमें फर्स्ट है लहंदा अथवा पश्चिमी पंजाबी, ठीक है। क्या है? लहंदा अथवा पश्चिमी पंजाबी। और दूसरा क्या है? सिंधु, ठीक है। दूसरा सिंधी है। पहला क्या है? लहदा अथवा पश्चिमी पंजाबी और दूसरा क्या है? सिंधु है, ठीक है। द्वितीय में क्या है? दूसरे में दक्षिणी समुदाय। दक्षिणी समुदाय में क्या आता है? मराठी, ठीक है। दक्षिणी समुदाय में मराठी आता है आपका। और तृतीय पूर्व समुदाय, तृतीय पूर्व समुदाय में क्या आता है? तृतीय पूर्व समुदाय में आता है उड़ीसा, बिहारी, बांग्ला और असमिया, ठीक है। तीसरे में क्या आता है? तीसरे पूर्वी समुदाय में क्या क्या आएगा? उड़ीसा, बिहारी, बंगाली और असमिया आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मध्य उपशाखा। मध्य उपशाखा क्या है? चतुर्थ बीज का समुदाय। चतुर्थ बीज के समुदाय में पूर्वी हिंदी आता है, ठीक है। मध्य में क्या आएगा? पूर्वी हिंदी आएगा। और भीतरी उपशाखा, भीतरी उपशाखा में क्या क्या आएंगी? ये पंचम केंद्रीय अथवा भीतरी समुदाय हैं। क्या क्या हैं? पश्चिमी हिंदी और पंजाबी, गुजराती। और नेक्स्ट आपका है भीली, ठीक है। नेक्स्ट भीली है। और खानदेशी, ठीक है। खानदेशी, राजस्थानी, ये आपकी किसमें आती हैं? ये भीतरी उपशाखाएं हैं। और षष्ठ पहाड़ी समुदाय। अब षष्ठ पहाड़ी समुदाय में क्या क्या है? षष्ठ पहाड़ी समुदाय में पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली है, ठीक है। पूर्वी पहाड़ी और नेपाली किसमें आती है? ये पूर्वी पहाड़ी नेपाली आती है षष्ठ पहाड़ी समुदाय में। और मध्य या केंद्रीय पहाड़ी, ठीक है। मध्य या केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी नेक्स्ट है, ठीक है। अब डॉक्टर सुनीति चटर्जी का वर्गीकरण, जो सुनीति चटर्जी ने वर्गीकरण किया उसमें क्या है? सुनीति कुमार चटर्जी ने बांग्ला भाषा का जो इन्होंने वर्गीकरण किया है, इन्होंने बांग्ला भाषा का वर्गीकरण किया है, बांग्ला भाषा का, और उनका वर्गीकरण और विकास पे इन्होंने चर्चा की है। शीर्षक अंग्रेजी शोध ग्रंथ, इन्होंने विकास पर एक शीर्षक अंग्रेजी शोध ग्रंथ है जिस पर इन्होंने बात की है, में गियर्सन के वर्गीकरण का खंडन करते इन्होंने किया है। कि किसका खंडन किया इन्होंने? गियर्सन के वर्गीकरण का खंडन करते हुए अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अंग्रेजी के शोध ग्रंथ में उसका जो गियर्सन का जो ग्रंथ है उसमें उसके वर्गीकरण का खंडन किया है और अपना वर्गीकरण इन्होंने पेश किया है। किसने? डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी ने, ठीक है, जो बांग्ला भाषा में है। उदिच मतलब उत्तरी, इन्होंने क्या बताया है? उत्तरी में निम्न प्रकार से सिंधु और लहंदा और पूर्वी पंजाबी इन्होंने बताया है। और प्रचित पश्चिमी में इन्होंने बताया है गुजराती और राजस्थानी, ठीक है। और मध्य देशी में इन्होंने पश्चिमी हिंदी बताया है। और पूर्वी में कोमली या पूर्वी हिंदी या मगधी प्रस्तुत, ठीक है। इन्होंने क्या क्या बताया है? कोमली, पूर्वी हिंदी और मगधी। दूसरा बिहारी, उड़िया, जो इन्होंने उड़िया के बारे में बताया है। और बांग्ला और असमिया के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। और दक्षिण
और जो दक्षिणी है, दक्षिणी में इन्होंने बताया है कि मराठी के बारे में बताया है। ठीक है, दक्षिणी में इन्होंने किसके बारे में बताया? मराठी के बारे में बताया है। दोनों वर्गीकरणों का तुलनात्मक विवेचन, ठीक है, जो दोनों वर्गीकरण है इनके बारे में इनका तुलनात्मक विवेचन अब यहाँ पे बताया गया है आपको। दोनों वर्गीकरण की तुलना करने पर हम पाते हैं कि दोनों में भाषाओं की संख्या समान नहीं है। ठीक है, दोनों में ही भाषाओं की संख्या क्या है? समान नहीं है। गियर्सन ने 17 भाषाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, गियर्सन ने कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है? 17 भाषाओं का उल्लेख किया है, जबकि चटर्जी ने 12 भाषाओं का उल्लेख किया है। अतिरिक्त रूप से गियर्सन की 5 भाषाएं ली हैं। ठीक है, इन्होंने 5 भाषाएं गियर्सन की ली हैं। नेपाली, केंद्रीय, पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, भीली और खानदेशी, गियर्सन की इन्होंने ये भाषाएं 5 ली हैं। इन दोनों विद्वानों के द्वारा वर्गीकरण भाषा वैज्ञानिक तत्वों के आधार पर किए गए जो वर्गीकरण है, इन दोनों के मतों को अपनाने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां सामने आती हैं। ठीक है, इन दोनों को अपनाने में कुछ कठिनाइयां लोगों के सामने आई हैं। डॉक्टर चटर्जी हैं का उपयुक्त वर्गीकरण भाषागत आधार पर आधारित न होकर भौगोलिक आधार पर आधारित है। जो चटर्जी का जो वर्गीकरण है किस पे आधारित है? भौगोलिक पर आधारित है, न कि भाषा पर। इसके साथ ही इस वर्गीकरण की अनेक अवैज्ञानिकताएं भी हैं, इसमें बहुत सारी अवैज्ञानिकताएं भी हैं। न यह गियर्सन के वर्गीकरण से मूल तत्व पर अलग दिखाई देती है, ना तो ये गियर्सन का जो वर्गीकरण से अलग ही बिल्कुल दिखाई देती है, और ना ही इस वर्गीकरण द्वारा भाषा के अस्तित्व संबंधों का बोध होता है, ना ही इससे भाषा के अस्तित्व का बोध होता है। बंगला की अपेक्षा राजस्थानी, पंजाबी, हिंदी, बंगला की तुलना में जो राजस्थानी है, पंजाबी है, हिंदी है, अधिक निकट है। ठीक है, ये अधिक निकट भाषाएं बताई गई हैं, किंतु जब वर्गीकरण से इसका ज्ञान नहीं होता, लेकिन इस वर्गीकरण से इसका ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता कि ये भाषाएं किस तरह से अलग हैं या नहीं है। मराठी गुजराती से उस प्रकार अलग दिखाई देती है, जबकि मराठी जो है गुजराती से अलग दिखाई देती है जैसे बंगला से, जबकि मराठी बंगला की अपेक्षा गुजराती अत्यधिक निकट है, जबकि जो गुजराती है वो ज्यादा निकट बताई गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, जिसे आप समझने की कोशिश करिएगा। एक दो बार आप सुनेंगे वीडियो तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो पर आई होप हो जाएगा आपको। और ये क्वेश्चन आंसर है, अगर आप एक दो बार वीडियो देखकर चले जाएंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। हिंदी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है? भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय देते हुए उनकी मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, ये भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय, उनकी विशेषताओं के बारे में है। आर्य भाषाओं से कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो आपको भारतीय आर्य भाषा के बारे में कुछ भी पूछते हैं तो आप इससे रिलेटेड लिख सकते हैं। उत्तर आपका क्या है इसमें? भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय इस प्रकार है। सबसे पहला क्या है? गुजराती। ठीक है, गुजराती प्रदेश की भाषा होने के कारण इसे गुजराती नाम से अभिहित किया गया है। ठीक है, जो गुजराती है, गुजराती प्रदेश की भाषा है। ठीक है, प्रदेश की भाषा होने के कारण इसे गुजराती नाम दिया गया है, इसे गुजराती नाम से अभिहित किया गया है। ठीक है, गुजरात शब्द को गुर्जर जाति से संबंध किया गया है। गुजरात शब्द का संबंध किससे रखा गया है? गुजरात शब्द का संबंध गुजरात शब्द को गुर्जर जाति से संबंधित है। गुजरात शब्द किससे संबंधित है? गुर्जर जाति से संबंध किया जाता है। गुजरात क्षेत्र में गुर्जर जाति का प्रभुत्व है। ठीक है, गुजरात क्षेत्र जो है, गुजरात क्षेत्र में गुर्जर जाति का प्रभुत्व है। इसके अतिरिक्त मुंबई में भी गुजराती भाषी पर्याप्त संख्या में है। ठीक है, गुजराती बोलने वाले मुंबई में भी हैं। गुजराती की प्रमुख उपभाषाएं हैं, गुजराती की प्रमुख उपभाषाएं हैं झालवाड़ी। ठीक है, क्या क्या है? झालवाड़ी,
झालवाड़ी सोरठी, ठीक है, झालवाड़ी सोरठी और गोहिलवाड़ी एवं काठियावाड़ी, परंतु इनमें विभेदन अधिक नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है, इसमें ज्यादा विभेदन नहीं है। अहमदाबादी, ठीक है, अहमदाबाद एवं उसके आसपास के गुजराती परनिष्ठित, जो गुजरात है उसके आसपास के जो गुजराती हैं परनिष्ठ एवं साहित्यिक गुजराती है, ठीक है। नागरी, मुंबईया और गामड़िया, सुरती, अनावला, पाटीदारी और बड़ोदरी, पटनी, काठियावाड़ी आदि इसकी उपबोलियां हैं, ठीक है। 12वीं सदी के आसपास से गुजराती का साहित्य मिलना प्रारंभ होता है, ठीक है। 12वीं सदी के आसपास से गुजराती का साहित्य मिलना शुरू होता है। हमचंद्र के व्याकरण में, ठीक है, हमचंद्र के व्याकरण में प्राचीन गुजराती के उदाहरण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हमचंद्र के व्याकरण में जो है प्राचीन गुजराती के क्या मिलते हैं? इसके उदाहरण मिलते हैं। और नरसिंह मेहता, ठीक है, नरसिंह मेहता, प्रेमाचंद, सामल भट्ट, ठीक है, जो नरसिंह मेहता है, प्रेमाचंद है और सामल भट्ट और रेवाशंकर आदि गुजराती के प्राचीन साहित्यकार हैं, ठीक है। ये कहाँ के साहित्यकार हैं? ये गुजराती के साहित्यकार हैं। और गोवर्धन राय त्रिपाठी, नाना लाल और कन्हैया लाल माणिक, लाल मुंशी, रमण लाल देसाई, काक कालेलकर, उमा शंकर जोशी आदि प्रमुख आधुनिक साहित्यकार हैं, ठीक है। ये कहाँ के साहित्यकार हैं? ये सब आधुनिक साहित्यकार हैं। गुजरात की अपनी लिपि है, ठीक है, गुजराती अपनी लिपि है, गुजरात की अपनी लिपि है जो गुजराती के नाम से प्रसिद्ध है। जो किसके नाम से प्रसिद्ध? गुजरात की अपनी लिपि है जो गुजराती के नाम से प्रसिद्ध है। यह देवनागरी से पर्याप्त समानता रखती है, ठीक है, ये देवनागरी से पर्याप्त समानता रखती है। यह लिपि कैथी से भी मिलती जुलती है, ठीक है, यह लिपि किससे मिलती जुलती है? ये लिपि कैथी से भी मिलती जुलती है। नेक्स्ट आपका है सिंधी, ठीक है, सिंध प्रदेश की भाषा सिंधी है, ठीक है, सिंध प्रदेश की भाषा क्या है? सिंधी है। इसका विकास ब्राह्मणा अपभ्रंश से माना जाता है। इसका विकास किससे माना जाता है? ब्राह्मणा अपभ्रंश से माना जाता है। सिंध का संबंध संस्कृत के सिंधु शब्द से है। सिंधु का संबंध किससे है? सिंधु के संस्कृत शब्द से है। हिंदी, हिंदू, हिंदी शब्दों का मूल यही सिंधु शब्द है, ठीक है, हिंदी, हिंदू और हिंद शब्दों का जो मूल है ये सिंधु है। विभाजन की पूर्व सिंधी, ठीक है, अगर हम इसका विभाजन करें, विभाजन के पूर्व सिंधी मुख्य रूप से सिंध प्रदेश की भाषा थी, ठीक है। विभाजन के हिसाब से विभाजन के पूर्व सिंधी मुख्य रूप से सिंध प्रदेश की भाषा थी। किसकी भाषा थी? सिंध प्रदेश की। परंतु आज यह क्षेत्र पाकिस्तान में, लेकिन ये आज क्षेत्र ये कहाँ है? पाकिस्तान की सीमा से में पड़ता है, ठीक है, लेकिन अब ये क्षेत्र कहाँ चला गया है? पाकिस्तान की सीमा में चला गया है। विभाजन के पश्चात इस जाति के लोग भारत में विभिन्न भागों में आकर बस गए और उन्होंने अपने साथ इस भाषा को भी देश की विभिन्न क्षेत्रों में फैलाया, ठीक है। विभाजन के समय बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों में बस गए और उन्होंने इस भाषा को अलग अलग क्षेत्रों में फैलाने का काम किया। परंतु यह भाषा केवल जाति विशेष से जुड़कर उसके घर की भाषा रह गई, ठीक है, लेकिन जो सिंधु भाषा थी ये जाति विशेष से जुड़कर सिर्फ उनके घर तक ही सीमित रह गई। ना तो इसका साहित्य विकसित हुआ और ना ही यह भाषा दूसरी जाति के संपर्क का माध्यम ही बनी, ठीक है, इससे ना ही तो कोई साहित्य विकसित हुआ और ना ही दूसरी जातियों के ये संपर्क में आई। इसकी 6 उपभाषाएं मानी जाती हैं, ठीक है, सिंधु की 6 उपभाषाएं भी मानी जाती हैं। सिधाकी,
पहली क्या है, सिदाकी, बिचोली, लाड़ी और थरेली, लासी और कच्छी। ठीक है, बिछोली इसकी परिनिष्ठता, ठीक है, बिछोली जो इसकी परिनिष्ठता उपभाषा है, अतः स्फोटक ध्वनिया ब, जा, ड और गा सिंधी का ध्वनात्मक संरचना है। ठीक है, इसकी ध्वनात्मक संरचना मानी जाती है। इन अक्षरों को, इन ध्वनियों को इसकी मुख्य विशेषता है। अब दूसरी भाषा आपकी आती है लौहदा। ठीक है, लौहदा का तात्पर्य क्या है? लौहदा का तात्पर्य होता है कि उतरता या ढलता। लौहदा से क्या मतलब है? उतरता या फिर ढलता। यह पश्चिम का सूचक है। ठीक है, ये कहाँ का सूचक माना जाता है? ये पश्चिम का सूचक माना जाता है, क्योंकि सूर्य पश्चिम में ढलता है। पश्चिम का सूचक इसे क्यों मानते हैं? क्योंकि जो सूरज है वो पश्चिम में ढलता है। पंजाब के पश्चिम क्षेत्र में बोली जाने के कारण इस भाषा का नाम लौहदा पड़ा है। ठीक है, इस भाषा का नाम क्या पड़ा है? लौहदा पड़ा है, क्योंकि ये पंजाब के पश्चिम क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसे पश्चिमी पंजाब भी कहते हैं। ठीक है, इस भाषा को, लौहदा को पश्चिमी पंजाब भी कहते हैं। शाहपुर जिले की लौहदा परिनिष्ठता मानी जाती है। इसकी उपभाषाओं में डेरा गाजी, खाकी, तुल्लानी संख्या है। ठीक है, इसकी जो तुल्लानी है ये मुख्य इसकी इसमें आती है, और पोठवारी, आवाणकारी, ठीक है, जो पोठकारी है, आवाणकारी है, और पुद्दी और बिचाली आदि इसकी अन्य प्रमुख बोलियां हैं। ठीक है, पंजाबी से समानता के कारण कटपिया विद्वान इसे पंजाबी की ही एक उपभाषा स्वीकार करते हैं। ठीक है, पंजाबी से समानता के कारण कटपिया विद्वान इसे पंजाबी की ही एक उपभाषा स्वीकार करते हैं, पर इसे स्वतंत्र भाषा मानने के पक्ष में अनेक विद्वानों की सम्मति है। ठीक है, इसे स्वतंत्र भाषा मानने में बहुत सारे विद्वानों की सहमति है। इस पर सिंधी और कश्मीरी का भी पर्याप्त प्रभाव है। ठीक है, इस पर कश्मीरी और सिंधु का भी पर्याप्त प्रभाव है। अरबी फारसी के शब्दों की लौहदा में बहुलता है। ठीक है, जो अरबी और फारसी शब्द हैं इनकी बहुत ज्यादा मात्रा किसमें है? इसमें बहुत ज्यादा मात्रा लौहदा में है। उच्चारण में बलात्मक, स्वराधात तथा उच्चावरोही सुर रहता है। सिंधु की तरह क्रिया में सर्वनामिक प्रत्ययों का प्रयोग होता है, यथा गोवान, ठीक है, यथा गोवास, वह उसके लिए गया। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ? वह उसके लिए गया, गेहूं में गया आदि। ठीक है, और लहदा गुरुमुखी एवं फारसी लिपियों में लिखी जाती है। ठीक है, लहदा जो है वो किसमें लिखी जाती है? गुरुमुखी एवं फारसी लिपियों में लिखी जाती है। गुरु नानक सत फरीद, ठीक है, गुरु नानक सत फरीद वारिस शाह की रचनाएं लहदा में ही है। ठीक है, इनकी रचनाएं किसकी हैं? किसमें लिखी गई है? लहदा में लिखी गई है। गुरु नानक सत फरीद और वारिस शाह की जो रचनाएं हैं किसमें लिखी गई हैं? ये लहदा में ही लिखी गई हैं। 14वीं शताब्दी से इसका साहित्य मिलने लगा था। इसके साहित्य किससे मिलने लगा था? 14वीं शताब्दी से इसका साहित्य मिलने लगा था। ठीक है, पंजाबी नेक्स्ट क्या आती है? पंजाबी पंजाब क्षेत्र की भाषा है। पंजाबी कहाँ की भाषा है? पंजाबी एक पंजाब क्षेत्र की भाषा है। पंजाब शब्द 2 शब्दों से बना है। पंजाब शब्द किससे बना है? 2 शब्दों से बना है। 5 प्लस आबो, ठीक है, 5 प्लस आबो। आबो से तात्पर्य नदियों से है। आबो का तात्पर्य किससे है? इसका तात्पर्य नदियों से है। इस क्षेत्र में 5 नदियां, ठीक है, इस क्षेत्र में कितनी नदियां आती है? 5 नदियां आती है। कौन कौन सी? रावी, सतलुज, ब्यास, चेनाब और झेलम।
ठीक है। ये 5 नदियां आती हैं, रावी, सतलुज, ब्यास, चेनाब और झेलम नदी आती है, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। आज यह पूर्व पंजाब यानी कि भारत एवं पश्चिमी पंजाब यानी कि पाकिस्तान, ठीक है। पूर्वी पंजाब कहाँ पर है? भारत में है, और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की भाषा है इसकी डोगरी आदि। कुछ उपभाषाएं जम्बू क्षेत्र तक फैली हुई हैं। इसकी कुछ भाषाएं जो डोगरी आदि हैं वो कहाँ तक फैली हुई हैं? वो जम्मू कश्मीर तक फैली हुई हैं। माझी, डोगरी, मालवाई, पोवाधी, राठी, भट्टी यानी इसकी मुख्य बोलियां हैं, ठीक है। माझी, डोगरी, मालवाई, पोवाधी, राठी और भट्टी यानी इसकी मुख्य क्या है? बोलियां हैं, ठीक है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी की लिपि क्या है? पंजाबी की लिपि जो है वो गुरुमुखी है एवं डोगरी की टाकरी है, ठीक है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है और डोगरी की क्या है? डोगरी की टाकरी है। पंजाबी बोलने वाले लोग मुख्य रूप से सिख होते हैं, ठीक है। जो पंजाबी बोलते हैं मुख्य रूप से क्या है? पंजाबी बोलने वाले मुख्य रूप से सिख होते हैं, इसलिए इसे सिक्खी भी कहते हैं। पंजाबी का निखरा हुआ रूप अमृतसर के आसपास दिखाई देता है, ठीक है। पंजाबी का जो निखरा हुआ रूप है वो कहाँ दिखाई देता है? अमृतसर के आसपास दिखाई देता है। पंजाबी का साहित्य 13वीं सदी से मिलना शुरू हो गया था, ठीक है। पंजाबी का साहित्य 13वीं सदी से मिलना शुरू हो गया था। गुरु नानक एवं अन्य गुरुओं तथा संतों की वाणी का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है। इनका ग्रंथ क्या है? जो गुरु नानक और अन्य जो गुरुओं का और संतों की वाणी का संग्रह गुरु ग्रंथ कहलाता है। पंजाबी का एक प्रसिद्ध प्राचीन धार्मिक एवं साहित्यिक ग्रंथ है, ठीक है। ये पंजाबी का एक प्रसिद्ध प्राचीन और धार्मिक साहित्य ग्रंथ है। पंजाबी की लोक साहित्य परंपरा पर्याप्त समृद्ध है। नानक वारिस शाह, मोहन सिंह, अमृत प्रीतम इसके मुख्य साहित्यकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मराठी, ठीक है। मराठी के बारे में देखते हैं। मराठी महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा मराठी है, ठीक है। महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा क्या है? मराठी है। इसमें विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण और बरार आदि प्रदेश आ जाते हैं। मुंबई, पूना और नागपुर मराठी के प्रसिद्ध केंद्र हैं। यद्यपि मराठी की कई बोलियां हैं, किंतु पूना के पास बोली जाने वाली मराठी परिनिष्ठता मराठी है। कोंकण की मराठी द्रविड़ भाषाओं से प्रभावित है, ठीक है। कोंकण की जो मराठी है वो द्रविड़ भाषाओं से प्रभावित है। वैसे इसकी मूल लिपि मोडी है, ठीक है। वैसे इसकी मूल लिपि क्या है? मोडी है, जिसका प्रयोग कम पढ़े लिखे लोगों द्वारा आज भी दैनिक कार्यों में होता है, ठीक है। इसका प्रयोग कौन करता है? कम पढ़े लिखे लोग करते हैं दैनिक कार्यों में अपने, किंतु इसका साहित्य और वर्तमान रूप प्रायः देवनागरी में लिखा गया है। लेकिन इसका जो साहित्य है और वर्तमान रूप किसमें लिखा गया है? देवनागरी में है। मराठी के अभिलेख 19वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास उपलब्ध होते हैं, ठीक है। मराठी के जो अभिलेख हैं वो 9वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास मिलते हैं। इसका साहित्य 12वीं और 13वीं शताब्दी से मिलता है। इसका साहित्य कब से मिलता है? 12वीं और 13वीं शताब्दी से मिलता है। मुकुंद राय इसके आदि कवि हैं, ठीक है। मुकुंद राय क्या है? इसके आदि कवि हैं। नामदेव एवं ज्ञानदेव, ठीक है। जो नामदेव हैं और ज्ञानदेव हैं इसके अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन काल के साहित्यकार हैं, ठीक है। नामदेव, कामदेव इसके प्राचीन साहित्यकार हैं। इसके पश्चात तुकाराम, रामदास, श्रीधर, एकनाथ, राम जोशी जैसे साहित्यकार हुए हैं। आधुनिक काल के रचनाकारों में अन्य खंडेकर, फड़के, हरिनारायण,
आठे एवं विजय तेंदुलकर आदि प्रसिद्ध हैं। दलित साहित्य का जन्म ही मराठी में हुआ है। ठीक है, दलित साहित्य का जन्म किसमें हुआ है? मराठी में हुआ है। आधुनिक साहित्य की विविध विधाओं, नाटक, कविता, समीक्षा, कहानी आदि का पर्याप्त विकास मराठी में हुआ है। इसका प्रभाव अन्य भारतीय आधुनिक आर्य भाषाओं पर पड़ता है। ठीक है, इसका प्रभाव दूसरी आधुनिक भाषाओं पर पड़ता है। अब बात करते हैं हम बंगला की। ठीक है, बांग्ला मागधी प्राकृत के अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, बांग्ला किससे विकसित हुई है? बांग्ला मागधी प्राकृत के अपभ्रंश से विकसित हुई है। बांग्ला अविभाजित बंगाल की भाषा है। ठीक है, बंगला कहाँ की भाषा है? ये बंगाल की भाषा है। इसके दो रूप हैं, बंगला के दो रूप हैं, पूर्वी और पश्चिमी। दो रूप इसके क्या है? पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी का केंद्र ढाका है। इसकी पूर्वी का केंद्र क्या है? ढाका है, जो बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी भी है। और पश्चिमी का कलकत्ता है। पश्चिमी का केंद्र क्या है? कलकत्ता है। बंगाल के मौखिक और लिखित रूपों में ही नहीं, नागर और ग्रामीण रूपों में भी अंतर पाया जाता है। ठीक है, इसके सिर्फ लिखित और मौखिक में ही अंतर नहीं पाया जाता है, बल्कि इसके ग्रामीण क्षेत्रों और नगर में भी अंतर पाया जाता है। अंतर स्पष्ट है। यह प्राचीन देवनागरी से विकसित है। ठीक है, ये किससे विकसित है? यह प्राचीन देवनागरी से विकसित है। और साहित्य समूह की दृष्टि से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में बंगाल महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित है। ठीक है, ये आपको अगर साहित्यिक प्रसिद्धि की दृष्टि अगर देखा जाए तो जो बंगाल है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में बंगाल महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित है। पश्चिमी साहित्य के संदर्भ संपर्क में सर्वप्रथम बंगला साहित्य ही आया है। ठीक है, पश्चिमी साहित्य की बात करें तो सबसे पहले क्या आया है? इसमें बंगला साहित्य आया है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक नवीन साहित्यिक विधाओं का श्री गणेश बंगला में ही हुआ है। और बंगला से ही होकर अनेक नई विधाएं अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के रूप में विकसित हुई हैं। भक्त कवि चंडीदास, ठीक है, ये भक्त कवि चंडीदास और चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्राचीन साहित्यकार थे। ठीक है, ये प्राचीन साहित्यकार थे। किसके? बंगाल के आधुनिक काल से के प्रसिद्ध साहित्यकारों में राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, आधुनिक काल के जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं उसमें राजा राम मोहन राय, माइकल मधुसूदन, ठीक है, माइकल मधुसूदन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ ठाकुर, द्विजेंद्र लाल राय और शरद चंद्र ताराचंद्र आदि नाम उल्लेखनीय हैं। ठीक है, ये सारे नामों को आप याद रखेंगे। डॉक्टर चटर्जी बंगला साहित्य का प्रारंभ, ठीक है, डॉक्टर चटर्जी जो थे बंगला साहित्य का प्रारंभ इन्होंने 1950 ईसा से माना जाता है। इनके साहित्य का प्रारंभ 1950 ईसा से माना जाता है। साहित्य बंगला संस्कृत के तत्सम शब्दों से भरी हुई है। ठीक है, साहित्य बंगला संस्कृत के तत्सम शब्दों से भरी हुई है। बंगला के कुछ प्रमुख ध्वन्यांतक जो परिवर्तन हुए हैं, इसमें कुछ परिवर्तन जो हुए हैं समय समय पर वो निम्नलिखित हैं, जैसे आ, ओ, जल, जोल, कवि, कोवि, आको, ओ, भला, भोला, भालो, इस तरह से लिखा गया है। वाम को वा, वाक, वक, ठीक है, या को जा, यज्ञ, जग और योग, योज, इस तरह से परिवर्तित इसमें होते रहे हैं समय समय पर। दूसरा आपका आता है असमी, ठीक है, आसमी, ठीक है, आसमी भाषा आती है। आसमी या असमिया, आसमी को ही असमिया भी बोलते हैं, असम प्रदेश की भाषा है। ये असमिया कहाँ की भाषा है? असम प्रदेश की भाषा है। ये मगधी प्राकृत के रूप में
पूर्व रूप में विकसित हुई है। ये किस रूप में विकसित हुई है? ये मगधी प्राकृत के पूर्व रूप से विकसित हुई है। यही कारण है कि इसकी बंगला से पर्याप्त समानता है। इसी कारण इसकी बंगला से पर्याप्त समानता मिलती है। यद्यपि संरचना की दृष्टि से दोनों में भिन्नता भी काफी है। ठीक है, संरचना की दृष्टि से इसमें दोनों में बहुत ज्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। बंगला भाषा के समृद्ध साहित्य के कारण असमी का विकास अवरुद्ध सा हो गया है। ठीक है, असमी का विकास कैसा हो गया है? अवरुद्ध सा हो गया है। यही कारण है कि असमी का अपना उल्लेखनीय साहित्य बहुत अधिक नहीं है। ठीक है, असमी का अपना बहुत ज्यादा उल्लेखनीय साहित्य नहीं है। असम क्षेत्र में भी साहित्य भाषा का माध्यम बंगला रही है। ठीक है, असम क्षेत्र में भी साहित्य भाषा का माध्यम क्या रही है? बंगला रही है। इधर सांस्कृतिक चेतना और जन जागृति के परिणाम स्वरूप असम में असमी के प्रचार प्रसार का आंदोलन तीव्र होने के कारण असमी भाषा और उसमें साहित्य लेखन का भी प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। असमी का भाषागत अध्ययन अत्यंत सीमित है। ठीक है, असमी का जो भाषागत अध्ययन है वो बहुत ही सीमित है। अतएव उसकी बोलियों का उल्लेख कठिन है। ठीक है, उसकी बोलियों का उल्लेख क्या है? उसकी बोलियों का उल्लेख भी कठिन है। असमी पर चीनी तिब्बती परिवार का कुछ भाषाओं का भी प्रभाव है। ठीक है, असमी पर किस किस का प्रभाव है? असमी पर चीनी तिब्बत परिवार की भाषाओं का भी प्रभाव है इसमें। और 13वीं शताब्दी से जो 13वीं शताब्दी का साहित्य मिलने लगा है। ठीक है, और हमें सरस्वती को असमी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, और हेम सरस्वती हैं, इनको असमी भाषा का पहला कवि माना जाता है। असमी की लिपि बंगला लिपि से बहुत अधिक मिलती जुलती है। ठीक है, जो असमी की लिपि है वो बंगला लिपि से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिलती जुलती, इसलिए कहा जा सकता है कि जो असमी की लिपि है बंगला लिपि से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। असमी में चा छा के स्थान पर श और स के स्थान पर झ अथवा स हो जाता है। बंगला के समान या का ज या फिर वह का व हो जाता है। कर्म में का, कारण में ए एर और संप्रदान में लैक, संबंध में अर एर और अधिकरण में अंत अते, असमी में परसर्ग है। ठीक है, क्रिया के साथ लिंग और वचन का भेद असमी में नता रद है। सभी के लिए एक रूपता है, यथा तुम्हें या तो मालो में, खा और ईशा में तू, खाता तू खाते तुम खाती हो के लिए प्रयुक्त होता है। भूतकालीन कृदंत ला और भविष्यकालीन कृदंत बा बंगला से। तो ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है। इसके बाद के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को यही फिनिश करते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। बाकी के क्वेश्चन आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके।